तो दोस्तों शुरुआत करते हैं किल इट पार्ट 2 की। जैसा कि आपने पहले देखा था कि यूनजिन सोयन के पास एक कैट लेकर आती है जो कि घायल होती है। सोयन कैट को लेकर रूम के अंदर जाता है और वहाँ पर उसका इलाज कर रहा होता है। इलाज करने के बाद कैट की हालत पहले से काफ़ी अच्छी हो जाती है, तो फिर उसको पूरी तरह ठीक होने के लिए सोयन उसे अपने साथ में ही रख लेता है। फिर सोयन यूनजिन के साथ बाहर जाता है, तो फिर यूनजिन देखती है कि बाहर उसका स्कार्फ रखा हुआ होता है। यूनजिन स्कार्फ को ले लेती है और वो सोइन से पूछ रही होती है कि ट्रीटमेंट का कितना चार्ज है। सोइन चार्ज लेने से मना करता है और बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारा स्कार्फ उधार लिया था, तुम उसी में इवन कर लो ये। यूनजिन उसे थैंक यू बोलती है और वहाँ से जा रही होती है। तभी अचानक से वो रुक जाती है और वो उससे पूछ रही होती है कि कैडोकोलिन कौन से टाइप का ड्रग होता है। सोइन बता रहा होता है कि इसका यूज़ यूथेनेसिया के लिए होता है। यूथेनेसिया का ऐसा एक्ट होता है जिसमें कि पर्सन को मार दिया जाता है ताकि वो अपने सारे पेन से रिलीफ पा सके। तभी वहाँ पर मिंजी पहुँच जाती है और वो सोइन से बोल रही होती है कि एक छोटी लड़की ने अपने ग्रैंडफादर को खो दिया है, क्या तुम उसके बारे में ज़रा भी नहीं सोच सकते हो। ये कहने के बाद वो यूंजन की तरफ देखते हैं और उसके हाथ में उसे दिखता है स्कार्फ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन यूंजन उसी क्लिफ पर जाती है जहाँ पर जोंगशिक की मौत हुई होती है। फिर वो एक रोप के थ्रू क्लिफ पर क्लाइंब करती है और वहाँ पर एविडेंस ढूंढ रही होती है। कुछ देर बाद वो क्लिफ से नीचे आती है और वहाँ पर यंग संग होता है। फिर वो यंग संग को बता रही होती है कि जो कल्प्रिट है वो एक रोप के थ्रू इस क्लिफ से भाग रहा होगा और उसने उसे नीचे खींच दिया होगा रोप से। यंग संग कह रहा होता है कि जिसने भी ये किया है वो एक पागल है, क्योंकि उसने अपनी जान दांव पर लगाई है दूसरे आदमी को मारने के लिए। इसके बाद वो युनजुन से पूछ रहा होता है, क्या तुम वाकई में बिलीव करती हो जो नोटबुक है वो प्रेडिक्ट कर रही है सीरियल किलिंग को। मैं भी इसके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन जो वो डायरी है वो रिपोर्टर मिन्यू की, जो कि आज से 9 साल पहले जिंदा था। यूनियन कह रही होती है कि शायद मिन्यू को भी नहीं पता होगा कि सीरियल किलिंग स्टार्ट होने वाली है। कुछ देर बाद यूनजिन मिंजी से मिलने के लिए जाती है ताकि वो वहाँ पर एक रूम देख सके। मिंजी यूनजिन को रूम दिखा रही होती है, लेकिन जो यूनजिन होती है वो बहुत सारी कमियां निकाल देती है। इस वजह से मिंजी सोयन को वहाँ पर बुला रही होती है, लेकिन सोयन नहीं आता है। रूम देखने के बाद वो दोनों सोयन के क्लिनिक में जाते हैं। वहाँ पर यूनजिन मिंजी से बोल रही होती है कि तुम्हें उस रूम में दोबारा पेंट करवानी होगी और साथ ही में वहाँ की लीकेज को भी ठीक करवाना होगा। मिंजी कह रही होती है कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है, सिर्फ तुम्हें ही कमियां नजर आ रही हैं। तभी सोयन युनजिन से बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील कर रही हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर शिफ्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। युनजिन कह रही होती है कि मैंने पहले एक कॉन्ट्रैक्ट पे सील स्टैंप कर दी है, साथ ही मैं डिपॉजिट भी दे चुकी हूँ। अगर बिल्डिंग ओनर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहता है तो उसे डबल प्राइस पे करना होगा, नहीं तो वो मेरे साथ कोर्ट में केस लड़ सकती है। ये कहकर वो चली जाती है। उसके जाते ही मिंजी सोयन से बोल रही होती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। सोयन बोल रहा होता है कि वो तुम्हारी नेबर है, इस वजह से तुम्हें आपस में ये मामला सुलझाना होगा। कुछ ही घंटे बाद यूंजिन अपना सामान लेकर आती है और वहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। रूम में सामान सेट करने के बाद वो अपने सारे एविडेंस निकालती है और एक एक करके एक बोर्ड पे लिख रही होती है। अगले दिन सोयन अपने क्लिनिक में होता है। तभी वहाँ पर एक छोटा बच्चा आता है और वो बोल रहा होता है कि मेरे पेट के बेबीज होने वाले हैं और मुझे लगता है कि वो मर जाएगी। सोयन उसकी पूरी बात सुनता है और उसके साथ वहाँ से चला जाता है। मिंजी अपने स्कूल के लिए रेडी होती है और वो लिफ्ट से नीचे जा रही होती है। मिंजी का जो रूम होता है वो 5th फ्लोर पे होता है और यूनजिन का 4th फ्लोर पे। यूनजिन भी अपने फ्लोर पे वेट कर रही होती है लिफ्ट का, लेकिन लिफ्ट उसके फ्लोर पे नहीं रुकती है। मिंजी नीचे पहुंच गई होती है और वो सोयन के क्लिनिक में जाती है, लेकिन सोयन वहाँ पर नहीं होता है। फिर वो क्लिनिक से बाहर जाती है तो फिर वहाँ पर युनजिन होती है, अपने कार में बैठने जा रही होती है। तभी युनजिन रुकती है और मिंजी से कह रही होती है कि लिफ्ट मेरे फ्लोर पे नहीं रुकी है। मिंजी कह रही होती है कि वो प्राइवेट है और उसे सिर्फ बिल्डिंग ओनर ही यूज़ कर सकता है। युनजिन कुछ भी नहीं कहती। फिर वो अपनी कार में बैठने जा रही होती है। तभी वो मिंजी से पूछनी है क्या तुम्हें राइड चाहिए अपने स्कूल तक, लेकिन वो मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। जाते टाइम वो सोन को कॉल कर रही होती है, लेकिन वो उसका कॉल पिक नहीं कर रहा और वहाँ पर दो आदमी होते हैं जो कि उसका पीछा कर रहे होते हैं। यूनजिन जोंगशिक के रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ पर अपने लिए खाना पैक करा रही होती है। तभी उसे बाहर एक पुरानी कार दिखती है। फिर वो यंगसुंग को कॉल करती है और इस कार का नंबर बताकर उसे डिटेल निकालने के लिए बोलती है। इधर सोयन ने पेट की डिलीवरी करा दी होती है और वहाँ से जा रहा होता है। तभी उसके पास वो बच्चा आता है और उसे कुछ देकर चला जाता है। वो कुछ ड्रिंक्स के कैन होते हैं। उन्हें लेने के बाद जब सोयन वहाँ से जा रहा होता है तभी वो देखता है कि एक गली में मिंजी जा रही होती है। तभी मिंजी के पास आकर एक कार रुकती है और उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है। उसे देखते ही मिंजी थोड़ी सी घबरा जाती है। जैसे ही मिंजी भागने जा रही होती है तभी वहाँ पर वो दो आदमी आते हैं जो कि इसका पीछा कर रहे होते हैं। फिर वो उसे रोक लेते हैं। जो आदमी कार में बैठा होता है वो बाहर निकलता है। मिंजी से कह रहा होता है कि तुमने भले ही अपना फैमिली रजिस्टर चेंज कर लिया, लेकिन इससे तुम्हारी ब्लड लाइन चेंज नहीं होगी। सोन मिंजी के पास जा रहा होता है उसकी हेल्प करने के लिए। तभी वो आदमी सोइन से बोल रहा होता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, ये हमारा फैमिली मैटर है। उसी टाइम वहाँ पर युनजिन पहुँच जाती है। फिर वो सोइन के पॉलिथीन में से दो कैंस निकालती है और उन्हें फेंक कर मारती है उन पे। फिर वो सोइन से बोल रही होती है कि तुम पीछे रहना, ये काफ़ी डेंजरस है।
तुम पीछे जाके पुलिस को कॉल भी कर सकते हो। जिस आदमी ने मिंजी को पकड़ रखा होता है वो युनजिन से बोल रहा होता है कि मैं इसका अंकल हूँ, और जो मिंजी है वो सोन के साथ भाग गई थी, इस वजह से मैं इसके खिलाफ रिपोर्ट करना चाहता हूँ। यूनियन कुछ भी नहीं बोलती और वो उनसे फाइट करने के लिए चली जाती है। वो एक आदमी से फाइट कर रही होती है तो फिर जो दूसरा आदमी होता है वो नाइफ से मारने जा रहा होता है, लेकिन सोन उसे पकड़ लेता है और एक ही पंच में बेहोश कर देता है। ये सब देखकर मिंजी का अंकल डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर सोयुन मिंजी के पास जाता है और वो देख रहा होता है कि युनजिन के हाथ में से खून निकल रहा होता है। इधर एक बिजनेसमैन अपने मैनेजर से डेयोन के केस के बारे में पूछ रहा होता है। मैनेजर उससे बोल रहा होता है कि बहुत ही जल्द पुलिस वाले इस केस को बंद करने वाले हैं और सारा इल्ज़ाम किंग जोंग शिक पे ही जाएगा। कुछ देर बाद वो बिजनेसमैन अपनी वाइफ से मिलने के लिए जाता है। जो बिजनेसमैन होता है वो युनजिन का फादर होता है और उनका नाम होता है जेवान। युनजिन की मॉम ने अपने रूम में सारे सामान तोड़ दिया होता है और उसके फादर से बोल रही होती है कि मैं हमारी युनजिन को बैलरीना बनाना चाहती थी, लेकिन तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया और उसे पुलिस यूनिवर्सिटी में भेज दिया। युनजिन के फादर सॉरी बोलते हैं और उसे बोल रहे होते हैं कि बहुत जल्द युनजिन तुमसे मिलने के लिए आएगी। युनजिन की मॉम मना करती है और वो बोल रही होती हैं कि वो आजकल मेरी कॉल पिक नहीं करती है। फिर युनजिन के फादर किसी तरीके से उसकी मॉम को शांत कराते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम थोड़ा वेट करो, युनजिन तुमसे ज़रूर मिलने के लिए आएगी यहाँ पर। वहीं पास में उसके फादर की सेक्रेटरी होती है और उसका नाम होता है जी हाई। जी हाई एक पानी का गिलास लेकर आती है और उसके अंदर एक गोली मिला देती है। उसे पीने के बाद युनजुन की मॉम वहीं पर सो जाती है। फिर उसके बाद युनजुन के फादर सेक्रेटरी के साथ एक रूम में जाते हैं और वहाँ पर उनका मैनेजर पहुंचता है जिसका नाम होता है तेसू। तेसू युनजुन के फादर को बता रहा होता है कि जो हमारा बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट हुआ था उसकी वजह से जितने भी आसपास के लोकल रेजिडेंट हैं वो उसके अपोज में हैं। उनकी हालत भी काफ़ी सीरियस है। युनजुन के फादर पूछ रहे होते हैं क्या इसके बारे में से वंशुक को पता है। जी आए हाँ कहती है और वो बता रही होती है कि जो असेंबली मैन सियो वंशुक है वो आसपास के मेजर प्लेयर से मिल रहे हैं उस रीजन में। ये बताकर वो वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद तेसू युनजुन के फादर से बोल रहा होता है कि जैसा आपने मुझसे पूछा था मैंने कॉमन फैक्टर का पता लगा लिया है ली सांग पिल, किम जोंकू और यू डेन के मर्डर में। ये तीनों ना ही एक दूसरे को जानते थे और ना ही आपस में कभी मिले थे। तभी युनजुन के फादर खड़े होते हैं और वो गुस्से में तेसू से बोल रहे होते हैं कि जो गोश्त था युनवू का 19 साल पहले मरा था, क्या वो वापस आ गया है। मुझे लगता है कि यही पार्ट है जहाँ पर मुझे तुम्हारी एक्सप्लेनेशन चाहिए। तेसू उनसे माफ़ी मांगने लग जाता है। फिर युनजुन के फादर बोल रहे होते हैं कि अभी तुम यहाँ से चले जाओ और मेरे पास कोई फिजिकल एविडेंस लेकर आओ, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तेसू कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। युनजुन पुलिस स्टेशन में होती है। फिर उसके पास यंगसुंग आता है और उसे बता रहा होता है कि जो आपको कार मिली थी उस रेस्टोरेंट के बाहर, मैंने उसके कार के ब्लैक बॉक्स की चिप निकाली, लेकिन मुझसे पहले एक हफ्ते किसी ने उसे फॉर्मेट कर दिया है। कुछ देर बाद युनजुन उसी रेस्टोरेंट में जाती है तो फिर वहाँ पर जो लेडी होती है वो मिंजी के लिए लंच पैक कर रही होती है। युनजुन उस लेडी से बोल रही होती है कि जो ब्लैक बॉक्स की मेमोरी थी उसे किसी ने डैमेज कर दिया, क्या आप जानते हो उसके बारे में। लेडी मना कर देती है। फिर युनजुन बोल रही होती है कोई बात नहीं, वैसे भी एनएफएस वाले उसे रिस्टोर कर लेंगे। वो लेडी थोड़ी सी नर्वस हो जाती है तो फिर युनजुन से पूछ रही होती है कि जब डेवन का मर्डर हुआ था क्या वाकई में तुम्हारा हस्बैंड जोक्शिन घर पर था। लेडी कह रही होती है मुझे नहीं पता, मैं उस टाइम पर सो रही थी और वैसे भी जब भी उसका मन करता है तभी वो घर पर आता है, चाहे दिन हो या फिर रात। तभी उस लेडी की डॉक्टर का कॉल आता है क्योंकि जो उसकी डॉटर होती है वो घर से भाग गई होती है। फिर वो अपनी डॉटर से बात करने लग जाती है और इस वजह से युनजिन मिंजी का खाना लेकर वहाँ से जा रही होती है। बाहर पहुँचते ही वहाँ पर सोइन मिल जाता है कि सोइन भी मिंजी का खाना लेने के लिए आया होता है। सोइन वो खाना लेकर जा रहा होता है तभी रास्ते में एक स्टोर में जाता है और वहाँ से कुछ ड्रिंक्स खरीद लेता है। ड्रिंक्स खरीदने के बाद वो घर की ओर जा रहा होता है। अब काफ़ी रात भी हो गई होती है। तभी वहाँ पर युनजिन पहुँच जाती है और वो सोइन के पीछे चल रही होती है। फिर युनजिन भागकर सोइन के पास जाती है और उससे बोल रही होती है कि तुम्हें यहाँ पर रुक जाना चाहिए क्योंकि स्नो गिर रही है। सोइन कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। फिर युनजिन बोल रही होती है कि वो तो सिर्फ मेरा एक्सक्यूज़ था, मैं काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे चल रही थी जबकि हम दोनों एक ही जगह जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। फिर सोयन रुक जाता है और वो युनजुन से बोल रहा होता है कि तुम आगे जा सकती हो। युनजुन थोड़ी सी चिढ़ जाती है और वो बोल रही होती है कि तुम बिल्कुल 10 साल के बच्चे की तरह हो। ये कहकर वो आगे की ओर चल रही होती है लेकिन कुछ ही देर बाद वो रुक जाती है और सोयन की तरफ देखने लग जाती है। फिर इसके बाद दोनों साथ में चल रहे होते हैं तो फिर युनजुन सोयन से माफ़ी मांग रही होती है और कह रही होती है कि मैंने तुम्हारे कैंस फेंक दिए थे उस दिन। फिर सोहिन अपने पॉलिथीन में से कैन निकालता है और यूंजन को देता है ड्रिंक करने के लिए। यूंजन थैंक यू बोलती है और उससे पूछ रही होती है क्या मैं अपनी कैट से मिल सकती हूँ। सोहिन हाँ बोलता है। फिर वो उसे क्लिनिक तक लेकर जाता है और वो वहाँ पर अपनी कैट से मिल रही होती है। कैट से मिलने के बाद सोहिन यूंजन से पूछ रहा होता है कि तुमने मिंजी की हेल्प क्यों करी जबकि तुम्हें चोट भी लग गई है उसकी जगह। यूंजन बोल रही होती है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ तो फिर मैं ये सारी चीज़ें इग्नोर कैसे कर सकती हूँ। जैसे ये सारे एनिमल अकेले हैं और तुम इनकी हेल्प करते हो, इसका मतलब तुम भी वार्म हार्टेड हो। वैसे तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है मिंजी के साथ।
तभी वहाँ पर मिंजी पहुँच जाती है, लेकिन वो वहाँ पर छुप जाती है। यूनजिन कह रही होती है, मुझे पता चला है कि मिंजी काफ़ी अमीर है और जितने भी उसके रिलेटिव हैं वो काफ़ी उसे परेशान करते हैं। तुम्हें ये सब पता है, इस वजह से तुम उसकी टेक केयर करते हो। फिर मिंजी गुस्से में अंदर आती है और वो चिल्लाकर यूनजिन से बोल रही होती है कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में क्यों जान रही हो। ये कहकर वो बिल्डिंग की लिफ्ट में चली जाती है और यूनजिन भी उसके पीछे जाती है लिफ्ट में। फिफ्थ फ्लोर पर पहुंचने के बाद वो दोनों लिफ्ट से बाहर निकलते हैं। मिंजी यूनजिन से बोल रही होती है कि प्लीज़ तुम मुझे पिटी मत करो। तुम्हें पता है कि मैं एक ऑर्फन हूँ, तो फिर तुम मेरे साथ सिंपैथाइज करना चाहती हो। यूनियन कह रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस तुम रेबलियस मत बनो। रेबलियस पर्सन को कोई पसंद नहीं करता और ना ही उन्हें कोई भी पिटी करता है। मिंजी कह रही होती है कि तुम मेरे बारे में जानती ही क्या हो, तुम्हें क्या पता हो कि ऑर्फन होना कैसा फील करता है। क्या कभी तुम ऐसे डर में रही हो जहाँ पर तुम्हारे रिलेटिव तुम्हारी जान लेना चाहते हो। ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। फिर यूनजिन नीचे जाती है और वो सोइन के रूम के बाहर खड़ी होती है। तभी वहाँ पर सोइन पहुँचता है और वो उससे बोल रही होती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने एक मिस्टेक कर दी है। सोइन बोल रहा होता है कि सबके अपने सीक्रेट होते हैं। भले ही तुम्हें ये एडवाइस फुलिश लगेगी, लेकिन तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। तुम उसे कंफर्ट नहीं दे रही हो, बल्कि तुम उस पर अटैक कर रही हो। यूनियन कह रही होती है कि हमारे इंटेंशन सेम है, लेकिन हमारे जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी डिफरेंट है। जैसे तुम जानवरों की केयरटेक करते हो, वैसे ही मैं इंसानों की करना चाहती हूँ। ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद सोइन अपने क्लिनिक में होता है और वहाँ पर मिंजी पहुँच जाती है। मिंजी सोइन से बोल रही होती है कि तुम हमेशा मेरी साइड में रहते हो, लेकिन सोइन कुछ भी नहीं कहता। फिर मिंजी उससे पूछ रही होती है कि तुम मुझे आंसर क्यों नहीं दे रहे हो। क्या मैंने ज़्यादा कुछ हार्श कह दिया है यूनजिन को। वो शायद अभी गुस्से में होगी। फिर सोइन बोल रहा होता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम सिर्फ अपने रूम में चली जाओ। मिंजी उसकी बात मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। इधर फिलिप अपने घर पे पहुंचता है और वो देखता है कि वहाँ पर जितना भी सामान होता है वो सारा टूट रखा होता है। तुरंत ही वो सोन को कॉल करता है और कह रहा होता है कि तुम्हें रेड माफिया के लोगों से बच के रहना होगा। सोन हाँ कहता है और वो कॉल कट कर देता है। फिर वो अपने अगले टारगेट की फोटो देख रहा होता है और वो होती है यूनजिन। अगली सुबह यूनजिन रेडी होकर लिफ्ट के पास खड़ी होती है। फिर जैसे ही वो बटन को प्रेस करती है, लिफ्ट खुल जाती है। मिंजी सोन को क्लिनिक में होती है और वो बार बार विंडो से बाहर देख रही होती है। जैसे वो बाहर यूनजिन को देखती है, तभी वो छुप जाती है। फिर वो सोन से बोल रही होती है कि मैं पागल लगूंगी कि मैं उसके लिए सैंडविच लेकर आई हूँ। फिर वो सैंडविच वहीं पर रख देती है और वहाँ से भाग जाती है। कुछ ही देर बाद यूनजिन स्टेशन में होती है और वहाँ पर उनकी मीटिंग चल रही होती है। वहाँ पर जो ऑफिसर पार्क संघो होता है वो एक वहाँ पर ऑफिसर पार्क चंग-हो एक गैंग लीडर की फोटो दिखा रहा होता है, जिसका नाम होता है ली चंग योन। फिर वो सारे ऑफिसर को बताता है कि जो ये गैंग है इंटरनेशनल माफिया के साथ बिजनेस कर रही है। ये गैंग ज़्यादातर उन लड़कियों को टारगेट करती है जो कि घर से भाग गई होती हैं या फिर ऑर्फन होती हैं। ये उन्हें ड्रग्स देते हैं और साथ ही में उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी करते हैं। काफ़ी दिनों तक ऐसा करने के बाद फिर ये इन सबको रशिया में भेज देते हैं। इसके बाद इंजन वहाँ से चली जाती है। फिर वो याद कर रही होती है कि आज से कुछ साल पहले जब वो अपने घर पे रहा करती थी, उसकी मॉम उसे फोर्स कर रही थी बैलरीना बनने के लिए, जबकि वो बैलरीना नहीं बनना चाहती थी। बचपन में वो एक फ़ोटो देख रही होती है। फिर वहाँ पर उसके फादर आते और बता रहे होते हैं कि इस लेडी का नाम है एना एल्रोवा। ये तुम्हारी मॉम की फेवरेट बैलरीना है, तुम भी इसे पसंद करती हो, और साथ ही में जो उसकी फेवरेट परफॉर्मेंस है वो है स्वांस विंटर। फिर वहाँ पर उसकी मॉम आती है और वो यूनजिन से पूछ रही होती है, क्या तुम उस बैलरीना को जानती हो जो कि फ़ोटो में है। यूनजिन उस बैलरीना का नाम बताती है, साथ ही में उसकी फेवरेट परफॉर्मेंस भी बता देती है। ये बात सुनते ही उसकी मॉम उसे हक कर लेती है और बोल रही होती है कि तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रहना होगा। यूनजिन की मॉम को हिस्टेरिया की प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि एक पर्सन अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है। रात को यूनजिन सोन को क्लिनिक में जाती है और वहाँ पर अपनी कैट से मिल रही होती है। फिर वहाँ पर सोन पहुँच जाता है। यूनजिन उससे बोल रही होती है क्यों ना हम दोनों की ऑफिशियल बैटल हो जाए, क्योंकि मुझे वर्ड से अटैक करना पसंद नहीं है। सोन कुछ भी नहीं कहता। फिर यूनजिन सोन को अपने साथ एक जगह पर लेकर जाती है और वो प्लेस होती है शूटिंग रेंज। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो सोन से बोलती है कि तुम एक गन पिक करो, अगर तुम यहाँ पर हार गए तो फिर तुम्हें मेरी विश पूरी करनी होगी। सोन कुछ भी नहीं बोलता। फिर वो दोनों अपनी गन पिक करते हैं और टारगेट पे फायर कर रहे होते हैं। सोन पहला टारगेट बिल्कुल मेन पॉइंट पे मारता है, लेकिन अगली बार वो एक साइड में रखे हुए कैन पर शूट करता है, जिससे कि उसमें एक होल हो जाता है। फिर वो अपने सारे टारगेट उसी कैन होल में करता है। यूनजिन भी लगातार शूट कर रही होती है। फिर उन दोनों के पॉइंट बाहर आते हैं और इस गेम में जीत जाती है यूनजिन। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोन ने टारगेट अपने जानबूझकर मिस किए होते हैं। फिर वो सोन से कह रही होती है, क्या तुम्हें हमारी बैट रिमेंबर है, तुम्हें मेरी विश पूरी करनी होगी। सोन कहता है कि मैंने किसी भी चीज़ के लिए एग्री नहीं किया था, और ये कहकर वो चला जाता है। यूनजिन बोल रही होती है कि जब भी तुम ऐसा करते हो मुझे मन करता है कि मैं तुम्हें और भी ज़्यादा टीज़ करूँ। फिर वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं। यूनजिन बोल रही होती है कि तुम्हें मेरी विश पूरी करनी होगी, वैसे तुम भी काफ़ी अच्छे शूटर हो, तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने ये गेम कई बार खेला है। तभी अचानक से वो रुक जाती है और सोन को थैंक यू बोलती है। फिर वो कह रही होती है कि मेरा आज काफ़ी डिप्रेसिंग डे था और तुमने मुझे कंपनी दी।
हर दिन की तरह मुझे ऐसे लगता है कि मैं यहाँ पर बिलोंग नहीं करती हूँ। इसके बाद दोनों घर पहुँच जाते हैं और बाहर खड़े होते हैं। तभी यूंजन अपनी पॉकेट में से एक कीचेन बाहर निकालती है एरोप्लेन का। वो उसे शूटिंग रेंज में मिला होता है। फिर वो सोयन को दे रही होती है, लेकिन सोयन मना कर देता है लेने से। इस वजह से यूंजन अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन सोयन को पता चल जाता है कि करीमोव कहाँ पर रह रहा होता है। इधर यूंजन अपनी टीम के साथ एक बिल्डिंग पर नजर रख रही होती है, क्योंकि उस बिल्डिंग में ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही होती है। कुछ देर बाद यूंजन अपना गेटअप चेंज करती है और इलेक्ट्रिशियन बनकर उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाती है। करीमोव भी वहीं पर होता है, तो फिर वो वहाँ पर एक लड़की को ड्रग्स का इंजेक्शन लगा रहा होता है। वो लड़की रूम से बाहर निकल जाती है और उसके सामने होती है यूंजन। फिर वो उससे हेल्प मांग रही होती है। यूंजन वहाँ से जल्दबाजी में जा रही होती है, तो फिर सारे आदमी उसे घेर लेते हैं और बोल रहे होते हैं कि वो लड़की तुम्हें बोल रही है बचाने के लिए, क्या तुम उसे नहीं बचाओगी। इधर सोयन भी उस बिल्डिंग में पहुंच गया होता है, तो फिर वो वहाँ पर गैंग लीडर से मिलता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। जिन आदमियों ने यूंजन को घेर रखा होता है, तो फिर उनमें से एक आदमी अपने पॉकेट में से एक इंजेक्शन निकालता है और यूंजन को लगाने जा रहा होता है, लेकिन यूंजन रोकने की कोशिश करती है, बट वो बहुत सारे आदमी होते हैं। तभी वहाँ पर सोयन पहुँच जाता है और वो उन सबका ध्यान भटका के अपनी ओर खींचता है। सोयन उन सबको एक रूम तक ले जाता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद उन सबको पीटता है। अब एक पुलिस की टीम भी उस बिल्डिंग में पहुँच गई होती है, तो फिर सबसे पहले वो यूंजन के पास जाते हैं। करीमोव का बेटा रूफ पर होता है। फिर वहाँ पर यूंजन पहुँच जाती है और वो उसे रोक लेती है। यूंजन ने उसकी ओर गन पॉइंट कर रखी होती है और उससे बोल रही होती है, मुझे पता है कि तुम्हारे हाथ में एक पिस्टल है, तो फिर तुम उसे फेंक दो। लेकिन वो फेंकने के बजाय उस पर शूट करता है। फिर वहाँ पर सोयन पहुँच जाता है और वो गोली सोयन के शोल्डर पे लग जाती है। सोयन यूंजन को बचाता है। फिर वो करीमोव के हाथ पे शूट करता है, इस वजह से उसकी गन गिर जाती है। सोयन ने मास्क पहन रखा होता है, इस वजह से यूंजन सिर्फ उसकी आंखें देख पा रही होती है। तो दोस्तों, यही खत्म होता है ये पार्ट।